नमस्कार। मंच टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप सभी को ये जानकारी है कि मंच टीवी के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को आप दर्शकों की तरफ से हम वाकिफ़ करवाते हैं और ये जो है समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका अच्छा समाधान होता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का यह एपिसोड जो है हम अपने शहर के विद्यार्थियों तथा उनके पालकों को समर्पित करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड का विषय है कैरियर गाइडेंस एचएससी और एसएससी विद्यार्थियों के लिए तथा उनको कॉलेजेस में एडमिशन का जो प्रोसेस है उनके बारे में अवगत करवाना। हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे साथी जो मौजूद हैं उनमें है हमारे हरीश रूपानी जी, जो हम सबकी जो है आपको जानकारी देंगे। आप सबको नमस्ते। जैसे कि पीएस आहूजा सर ने बताया, ये प्रोग्राम एसएससी और एचएससी स्टूडेंट्स के कैरियर गाइडेंस के लिए है। एसएससी और एचएससी के बाद कई सारे कोर्स होते हैं और हमें ये जानकारी है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे, आर्ट्स करे, साइंस करे, कॉमर्स करे, इंजीनियरिंग में जाएगा, क्या करेगा। तो ये सब कोर्सेज के बारे में गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ हमारे शहर के बहुत विख्यात एजुकेशनिस्ट हमारे साथ में हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे दाईं ओर हैं डॉक्टर पराग गिड़े। ये सीएचएम कैंपस में एक फार्मेसी कॉलेज है जिसका नाम है डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये उनके प्रिंसिपल हैं और ये आपको कैरियर इन फार्मेसी ये सब्जेक्ट में गाइड करेंगे। उनके बाद में हैं मिस्टर सतराम वेराणी। ये सीएचएम जूनियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। ये हमको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मेरे दाईं ओर हैं डॉक्टर किशोर पिशोरी। ये सीएचएम कॉलेज में अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। कॉमर्स में आजकल कई ढेर सारे कोर्स हैं, ये सब कोर्सेज के बारे में हमको बताएंगे। उसके बाद आप चॉइस कर सकते हैं। मेरी बाईं ओर डॉक्टर राजकुमारी पंजाबी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है सेवा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो हमारे उल्लासनगर में ही है। उनके बगल में है मैडम संबिता दबराल, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नारी गुरसाणी लॉ कॉलेज जो सीएचएम कैंपस में ही है। और उनके साथ में बैठे हैं मिस्टर ए.बी. पाटिल। उल्लासनगर के सीएचएम कैंपस में एक पॉलीटेक्निक भी है जिसका नाम है एसएचएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ डिप्लोमा के कोर्सेज चलते हैं। ये उनके 10 साल से ज़्यादा प्रिंसिपल हैं, 10 साल से ज़्यादा। और ये हमको इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बताएंगे, डिप्लोमा, डिग्री, एडमिशन प्रोसेस सब। तो ये पूरे विख्यात जानकार आपके पास आपके सामने आ रहे हैं, जैसे आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। हरीश जी, हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ज़्यादा परेशानी जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद होती है। एसएससी और एचएससी के एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट आने तक जो बच्चों को 3-4 महीने का समय मिलता है, वो समय किस प्रकार से अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक देखा गया है तो हमारे जो बच्चे हैं वो इन दिनों में या तो अपने घर की जो बिज़नेस होती है वहाँ पे टाइम गुजारते हैं, या जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी होते हैं
कुछ छोटी मोटी नौकरी करके अपना समय वहाँ पे गुजारते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा कमाने में रुचि आ जाती है। उनका जो हिडन पोटेंशियल है वो वहाँ पे दबा रहता है। इस बारे में हम यदि अपने दर्शकों के सामने अपना विचार रखेंगे तो शायद हमारे समाज के, हमारे शहर के विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिलेगा। आहूजा जी, आपने ये सही बताया कि बच्चों को 3-4 महीने मिल जाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखने का है कि हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने वैकेशन रखा है, जिसका टेक्निकल मीनिंग है टू वैकेट। तो बच्चों ने जो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पढ़ाई किया है तो उनका दिमाग खाली करने का है, जैसे नया माल अंदर आ सके, जैसे हम गोडाउन में करते हैं। ये बात आपकी सही है कि आज के कॉम्पिटिटिव एज में वो जो पीरियड है 3 महीना 4 महीना वो इस्तेमाल करना चाहिए। और वही टाइम पे ये भी ज़रूरी है कि बच्चों की जो हॉबीज़ हैं, खेलना है, उसके ऊपर भी ध्यान दें तो उनकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नेवरदिलेस मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चों ने जो कैरियर डिसाइड किया है वही डायरेक्शन में अगर ये पीरियड यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इन्जॉय भी कर सकेंगे। मैं अपने पैनल मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये पॉइंट के बारे में बच्चों के लिए कुछ संदेश दें। और जैसे मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि खासकर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हमारे टाइम पे होता था शॉर्ट हैंड और टाइपिंग कोर्सेस, तो आज भी वो शॉर्ट हैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम नोट्स बनाते हैं। तो एक शॉर्ट हैंड का कोर्स अगर बच्चा ले ले शुरुआत से ही, तो वो एक वैकेशन में, जैसे कहते हैं रूपानी सर ने कहा कि लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि जहाँ शॉर्ट हैंड कोर्स या जो कॉमर्स के बच्चे जैसे टैली का 3 महीने का कोर्स होता है या 1 महीने का कोर्स वो लर्न कर लें, या आजकल सेवा सदन और CHM में दोनों जगह फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत आ चुकी है। खासकर मैं चंदी भाई अब्दुल मंसूर खानी कॉलेज का जो प्रोफेसर हूँ उसके बारे में कहूँगा कि स्पेनिश कोर्स हमारे यहाँ चालू हो चुका है। तो स्पेनिश इज़ अ इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। तो अगर बच्चा वो भी सीख लेता है तो उसका एक पोटेंशियल ऑक्यूपेशनल एडवांटेज हो जाता है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ बच्चा अपनी हॉबी जिसे कहते हैं, जिसे अपना मोटिवेशनल स्पिरिट कहते हैं, जैसे क्रिकेट में हम कहें तो एक बॉलिंग मशीन उल्लासनगर 4 में हाल ही आ चुकी है, जहाँ बच्चा क्रिकेट की बॉलिंग मशीन को कैसे बैटिंग कर सके वो सिखाया जा सकता है। तो बहुत कुछ उल्लासनगर में ही अवेलेबल है, खाली क्या है कि राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए। किशोरी साहब, आपने 2 बहुत अच्छी बातें बताई कि हमारे शहर उल्लासनगर में एक फॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश हमारे अपने CHM कॉलेज कैंपस में सिखाई जाती है, जिससे हमारे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत एक नई बात आपने सुनाई। दूसरी बात आपने बताई कि बॉलिंग मशीन, खेल कूद में बच्चों की ज़्यादा रुचि रहती है, उसमें भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पे आप अपने कुछ विचार प्रकट करें। सर, मैं आपको ये और एक बात बताना चाहती हूँ कि सेवा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। वो भी एक एड ऑन कोर्स करके सिखाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर जब भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या मराठी लैंग्वेज या कोई भी रीजनल लैंग्वेज लेके टिका नहीं जा सकता है। तो इसके लिए वहाँ पर और बहुत सारी भाषाओं को आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वहाँ पर जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इनको भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेवा सदन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फ्रेंच के अलावा हमारे पास एक लैंग्वेज लेबोरेटरी भी है, जहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश को बहुत महत्व दिया गया है। और इंग्लिश की बात जब भी आती है तो हमारे बच्चे थोड़े पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ पर उनको इंग्लिश में मास्टरी, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका इंटोनेशन ये सुधारने के लिए हमारे पास लैंग्वेज लेबोरेटरी उपलब्ध है। अगेन आपने मैडम बहुत अच्छी जानकारी दी कि स्पेनिश के अलावा हमारे शहर में फ्रेंच भाषा भी सिखाई जाती है। इन फॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है।
हमारे बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जो गवर्नमेंट के डेलीगेट्स जाते हैं एज ए इंटरप्रेटर होके उनको अच्छा जॉब जो है मिल सकता है। सर जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा। मैं फार्मेसी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं थोड़ा फार्मेसी करियर्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो फार्मेसी साइंस बेस्ड कोर्स होने के कारण जिन बच्चों को फार्मेसी में करियर बनाना है, यानी औषध निर्माण शास्त्र, मेडिसिन्स बनाने में अगर करियर बनाना है तो उनको पहले तो 10th के बाद साइंस लेना ज़रूरी है। वो साइंस जब लेंगे तभी इंग्लिश एक लैंग्वेज उसमें होना कंपलसरी है। वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वो ले नहीं सकेंगे। और उसके अलावा उनको साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 12th के बाद जब भी वो बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा फार्मेसी करेंगे तभी बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए उनको पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक CET कंडक्ट करती है जिसका नाम है MHT CET। इस साल के लिए वो CET में प्रवेश लेने का जो अवधि था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी 2 साल के बाद ये कोर्स लेना चाहेंगे अभी, या फिर 11th के जो बच्चे हैं जो फार्मेसी में करियर बनाना चाहेंगे उनको अगले साल MHT CET में रजिस्टर करना ज़रूरी पड़ जाएगा। एक बार वो CET हो जाती है तो जून महीने में मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद में बच्चे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में एंट्री लेते हैं और फिर जो कॉलेज में उनको कोर्स करना है उस कॉलेज का ऑप्शन दे के, प्रेफरेंस दे के एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। जब कॉलेज सिलेक्ट करने की बारी आएगी तभी ये देखना ज़रूरी होगा कि उस कॉलेज को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की मान्यता होनी ज़रूरी है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी मान्यता होनी ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज हैज़ टू हैव एन एफिलिएशन टू वन ऑफ द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। फार्मेसी एक बार B.Pharm कंप्लीट किया उसके बाद में काफ़ी सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्विस कर सकते हैं बच्चे। मार्केटिंग में जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, सेल्स में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। कई सारे हमारे बच्चे जो है B.Pharm के बाद मास्टर ऑफ साइंसेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं हायर डिग्री पाने के लिए। तो ये जस्ट एक जनरल ब्यौरा दिया है मैंने फार्मेसी करियर्स के बारे में। डॉक्टर गिड़े, ये आपने बताया B.Pharm के बारे में। यस। क्या आपके यहाँ D.Pharm भी होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी? Yes, जरूर। वो भी कोर्स है हमारे यहाँ CHM कैंपस में प्रिंसिपल KM कुंदानी फार्मेसी पॉलिटेक्निक भी है। डॉक्टर CB अचरा उसके प्रिंसिपल है। वो तो एडेड कॉलेज है। वहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी कंडक्ट होता है। डिप्लोमा फार्मेसी कंडक्ट करने के बाद भी फार्मेसी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है और डिग्री फार्मेसी करने के बाद भी फार्मेसी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है। ये 2 ज़रिए है जिससे कि बच्चे आफ्टर फार्मेसी एक खुद का शॉप या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या होलसेलर का बिजनेस अपना बसा सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में जो एक विचार रहता है कि साइंस यदि पढ़ना है तो हमें डॉक्टर बनने का है या उसी से रिलेटेड कुछ कोर्स करने का है, लेकिन फार्मेसी जो है डॉक्टरी जितना ही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स जो दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं वो फार्मेसिस्ट की तरफ से सप्लाई की जाती है, तो हमें उस तरफ पे ध्यान देना चाहिए। पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ उल्लासनगर में फार्मेसी डिप्लोमा का कोर्स है वो गवर्नमेंट एडेड है और माइनॉरिटी कॉलेज है। वहाँ पे सिंधी समुदाय के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने में बहुत आसानी रहती है। देखा गया है कि उस तरफ जो है बच्चों का ध्यान कम जाता है, अभिभावकों का भी ध्यान कम जाता है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी करके रखा है कि जो भी फार्मेसी का शॉप है वहाँ पे एक लाइसेंस ओनर होना चाहिए, उसके बगैर जो है उसका लाइसेंस जो है नहीं दिया जाएगा। तो इतना बड़ा स्कोप है
उसका हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। मैं अभी हमारे पाटिल सर से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे कुछ रोशनी डालें। अभी वैकेशन में क्या करना है, ये एक सवाल पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी फील्ड अगर लेना चाहते हो तो ऐसे कोई फील्ड नहीं जहाँ पे कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो पीरियड है वहाँ पे अगर आप कोई कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना चाहो और गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्सेस है उसमें से एक MSc IT कोर्स है, तो वो कोर्स में बहुत सारा कवर हो जाता है जो आपको अगले जो भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको काम में आ सकता है। इन एडिशन टू दैट अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कौन सी ब्रांच में जाना है तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग में जाना है तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वहाँ पे कर सकते हो। अगर कॉमर्स में जाना है तो अकाउंट्स रिलेटेड आप पैकेजेस आप कर सकते हो। लेकिन MSc IT और दूसरा आपका वेब पेज डिज़ाइनिंग और एनिमेशन, ये 3 कोर्सेज ऐसे जहाँ पे आप कहीं पे भी जाओ तो ये आपको फ़ायदे में हो सकता है। तो वैकेशन में आपको जो 3-4 महीने मिल रहे हैं वहाँ पे अगर ये करते हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो वैकेशन आपके काम में है। हमारे पाटिल सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आजकल का कंप्यूटर का युग है। एक आम दुकानदार के पास भी ये मशीनरी यूज़ होती है, तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स को SSC और HSC के बाद क्या करने का है उनको पहले ये सोचने का है, और किसी भी फैकल्टी में उन्हें एडमिशन लेने का है तो उसी अनुसार जो है उनको कोई अच्छा कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना है। ऐसी जानकारी हमारे पाटिल सर ने दी है। आहूजा सर, मैं एक बात बोलूँगा कि खास करके उल्लासनगर में जो हमारे सिंधी समुदाय के स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए कि आजकल सब गवर्नमेंट ऑफिसेज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं वहाँ सब कारोबार मराठी में चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो मराठी भाषा का अच्छी तरह से अभ्यास करें। तो ये जो पीरियड है उनको 3-4 महीना, अगर उसमें से कुछ समय निकाल कर वो अगर मराठी भाषा सीखेंगे तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी में उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारा सिंधी समाज जो है वो उल्लासनगर में अपनी मराठी भाषा को अपना नहीं सका है, तो ये समय जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस पीरियड में वो मराठी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनको सरकारी नौकरियां भी मिल सकती है। MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लग सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैडम। सर, मैं रूपानी सर और पाटिल सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये 2-3 महीना वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्योरली लॉ फैकल्टी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अक्सर नोट किया है कि बच्चे हमारे यहाँ के उल्लासनगर हो कहीं के भी हों बहुत ब्रिलियंट हैं। 2-3 जगह पे वो मार खा जाते हैं। एक जैसे रूपानी सर ने कहा मराठी। अब जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे हैं, सिंधी बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं लॉ में, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो फील्ड में, जब वो फाइनल ईयर से बाहर निकलते हैं और वो सोचते हैं हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अड़ंगा उनके सामने आता है कि हमें मराठी नहीं आती। सो मेजर सेक्शन जो है आप प्रैक्टिस में नहीं जा पाते हैं, या तो आप टैक्स में जाएंगे या आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, तो वो चाहकर भी MPSC का एग्ज़ाम नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ मराठी कंपलसरी है। तो जैसे रूपानी सर ने कहा, हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं कि प्लीज़ डे 1 से आप मराठी का अभ्यास कीजिए, बात कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं लॉ फैकल्टी से हूँ और हम समाज के साथ चलते रहते हैं हर वक्त। दूसरी बात ये है कि आज के बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट है। आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, हर फैकल्टी में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी हो, उसके अंदर कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फार्मेसी हो। आई थिंक रिसर्च एक बहुत बड़ा अभी माध्यम बन गया है। आप फार्मासिस्ट भी हैं तो चाहे तो आगे रिसर्च स्कॉलर्स बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नई दवाइयों का इजाद कर सकते हैं, पेटेंट्स निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्फॉर्मेशन आज के समय में हर जगह है। बच्चों को ये भी पता है कि आपके मोबाइल फ़ोन से, किसी भी चीज़ से, टेक्नोलॉजी से किस तरह इन्फॉर्मेशन लेना है। बट द प्रॉब्लम इज 2 बातें। एक तो उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, जैसे कि एक तो इंग्लिश में वीक है। जैसे मैडम ने कहा, ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह उपयोग करना। टेक्नोलॉजी सबको यूज़ करनी आती है लेकिन रिसर्च नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो अगर ये 2-3 महीने में, अगर जैसे सर ने कहा MSc IT का बेसिक कोर्स है,
आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, बच्चों को एक सादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता, अपना कोई भी रिसर्च वर्क सामने रखना नहीं आता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत बेसिक चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पहला, उनको रीडिंग पे फोकस करना है, दे नीड टू रीड मोर। इंग्लिश पे फोकस करना है, मराठी पे फोकस करना है, एंड सबसे बड़ी बात है इन्फॉर्मेशन को किस तरह असिमुलेट करना है, किस तरह से रिसर्च करना है, किस तरह से नॉलेज को एक दिशा देनी है। उसके लिए कंप्यूटर का भी एनालिसिस करके उसमें भी थोड़ा ज्ञान लेकर के, आई थिंक जब तक वो फील्ड में आ जाएंगे, जो फैकल्टी चुनेंगे, आई थिंक इन सब का समन्वय से वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना एक करियर को बहुत अच्छी तरह से रूप दे सकते हैं और आगे चल सकते हैं, ये तीनों के भाषा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये आगे आने वाले 2 महीनों में उन्हें काफ़ी हद तक इस पर फोकस करना ज़रूरी है। मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपसे इस बात पे सहमत हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना बिल्कुल ज़रूरी है। वो भले साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडीज़ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसको समझने के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी राज्य भाषा मराठी है और हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। इन तीनों भाषाओं का ज्ञान होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा जो है, जैसे पहले बताया गया कि फॉरेन लैंग्वेजेस जो हमारे शहर में अच्छी सुविधा मौजूद है, उसको भी हमें सीखना चाहिए। मैं अभी वीरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस विषय पे। देखिए, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ये कि न सिर्फ बच्चे को, जो हमारे सिंधी कम्युनिटी के बच्चे हैं या सिंधी समुदाय के बच्चे हैं, न सिर्फ उनको मराठी आनी चाहिए, पर मराठी टाइपिंग, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है मराठी भाषा बोलना ठीक है, लिखना ठीक है, मराठी की टाइपिंग आना अनिवार्य कर दिया गया है सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इवन अभी रिसेंटली हमारे चंदीबाई हिम्मतमल मानसोखानी कॉलेज में क्लैरिकल जॉब्स के लिए वैकेंसीज हुई, वहाँ हमने बहुत ही क्लियर कट एडवर्टाइजमेंट्स में मेंशन किया था कि टाइपिंग मराठी आना बिल्कुल ज़रूरी है। तो मराठी भाषा जो है वो, क्योंकि हमारी राज्य की भाषा है, वो तो आनी चाहिए। प्लस मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे जब जूनियर कॉलेज में आते हैं, खास करके 11वीं और 12वीं में, कॉमर्स और साइंस के बच्चे, अगर वो वर्नाक्युलर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो सडनली हमारे सभी लेक्चर्स इंग्लिश में होते हैं। चाहे उन्हें फिजिक्स पढ़ाया जाए, केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, बायोलॉजी पढ़ाया जाए, बुक कीपिंग पढ़ाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाए, सेक्रेटरी प्रैक्टिस पढ़ाया जाए, तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम में एसएससी में 80% और 85% लेकर आते हैं, सडनली उनका फर्स्ट यूनिट में परसेंट 60 हो जाता है। तो जब मैंने रिसर्च किया और बच्चों से कांटेक्ट किया तो बच्चों ने ये कहा कि सर, हमें जो टीचर्स लेक्चर लेने आते हैं वो ज़रूर हिंदी यूज़ करते हैं, पर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये सही बात है कि बच्चा जितना अपनी मातृभाषा में अपने को एक्सप्रेस करता है उतना दूसरी भाषा में नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, उन बच्चों के अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को भले मराठी मीडियम पढ़ाएं, सिंधी मीडियम पढ़ाएं, लेकिन साथ में इंग्लिश की ट्रेनिंग ज़रूर दें, ताकि जब वो कॉलेज में आते हैं 10वीं के बाद तो इंग्लिश बोल पाएँ, इंग्लिश लिख पाएँ, ताकि उनके परसेंटेज पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो जैसे कि सभी कह चुके हैं, 2 बातें, एक इंग्लिश उन्हें आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, प्लस टेक्नोलॉजी, जिसको हमने कंप्यूटर कहा। ये टाइम है कि जो उनको 2-3 महीने मिलते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि एसएससी एग्जामिनेशन लगभग मार्च में पूरे हो जाते हैं और 11वीं के जो कॉलेजेस हैं, जो जूनियर कॉलेजेस हैं, वो खुलने में लगभग जुलाई हो जाता है, कभी कभी तो अगस्त फर्स्ट वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो काफ़ी 3 महीने से ज़्यादा टाइम मिल जाता है और ये टाइम बच्चे यूज़ करें, अभिभावक इसका ध्यान रखें और जो भी सहयोग है वो हम और सभी पैनल्स करने को तैयार हैं। सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जैसे मराठी का जिक्र हुआ, महाराष्ट्रामध्ये राहून आपल्याला मराठी येत नाही हे चालणार नाही। मराठी येणं हे गरजेचंच आहे। एक भाषा बोलून चालणार नाही, अनेक भाषांचा उपयोग जेव्हा आपण करू तेव्हाच आपल्याला काय मिळणार आहे, सक्सेस मिळणार आहे। तर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपला जो देश आहे तो काय आहे, मल्टीलिंग्वल आहे आणि मल्टीलिंग्वल देशामध्ये फक्त हिंदी चालणार नाही, फक्त इंग्लिश चालणार नाही, पण आपल्याला मराठीला पण तेवढाच काय द्यायला हवा, तर इम्पॉर्टन्स द्यायला हवं। ये हमारे जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको इंस्पायरेशन मिलना चाहिए कि डॉक्टर राजकुमारी पंजाबी सिंधी हैं
इंग्लिश में पढ़ाती हैं, लेकिन उन्होंने जो फ्लुएंसी से मराठी बोली, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर वो एक फंक्शन में गए, मास मैरिजेस, और उन्होंने उधर मराठी में भाषण दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मराठी सीखें। अब हम अगले सब्जेक्ट पे आते हैं कि कैरियर्स, कौन से कैरियर्स हैं। जैसे डॉक्टर गिड़े ने बताया फार्मेसी के बारे में, अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डॉक्टर किशोर किशोरी को कि वो कॉमर्स में कौन से कैरियर्स हैं और उन कैरियर्स में बच्चे कैसे एंटर करें आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। ये अगर आप बताएंगे तो बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू रूपानी सर। मैं कहूँगा कि जब बच्चा कॉमर्स में आता है तो सबसे पहले तो और लगी रहती है कि बाजू वाले से पूछ लेता है तू क्या कर रहा है, और वो बोलता है कॉमर्स, तो हम कॉमर्स में आ जाते हैं। ये दिशाहीन प्रवेश है। अगर बच्चे को कॉमर्स में आना तो जैसे रूपानी सर ने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए हमें किस दिशा में जाना है। और मैं कहूँगा कि CHM कैंपस में हमारे डॉक्टर विद्यासागर कुंदानी सर थे, जिनका नाम है विद्यासागर है, तो उन्होंने सागर भरपूर कोर्सेज दिए। बच्चे को चुनाव करना है कि वो किस कोर्स में जाना चाहता है। अभी कॉमर्स में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हम ज़रा देख लें। सबसे पहला 10वीं के बाद जो बच्चा कॉमर्स में आता है तो उसमें कॉमर्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसे वैरानी सर कहेंगे, एक SP और दूसरा मैथ्स। SP यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अभी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उस बच्चे को करना चाहिए जिसकी थियरी बेस स्ट्रांग है, जिसे आगे चल के वकील बनना है या कंपनी सेक्रेटरी बनना है। 2 ऑप्शंस। अगर जिसकी प्रैक्टिकल बेस स्ट्रांग है, जिसे यानी अकाउंट से थोड़ा बहुत लगाव आ जाता है, तो उसे मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में सबसे नंबर 1 कोर्स आज जो है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसका मैं खुद मेंबर हूँ। आज उल्लासनगर में गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी खुद की ब्रांच कल्याण डोंबिवली ब्रांच ऑफ ICAI एकदम नज़दीक आ चुकी है। जो पहले थाना में थी आज कल्याण डोंबिवली में आ चुकी है। और उल्लासनगर CP स्टडी सर्कल इतना एक्टिव हो चुका है कि हम करीबन 450 घंटे साल में प्रोग्राम करते हैं। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे उल्लासनगर में मैक्सिमम बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं कंपेयर टू एंटायर थाना रीजन। दैट्स द प्रिविलेज विच CHM एंड RKT हैज। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो 10वीं के बाद ही शुरू हो जाती है। आप ऑटोमेटिकली 11वीं 12वीं और CA एकदम एक साथ कर सकते हैं। CA के लिए कोचिंग क्लास लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे आजकल कोचिंग क्लास का एक, जैसे मैंने कहा, फैशन हो चुका है, जैसे मोबाइल का एक फैशन हो चुका है, तो कोचिंग क्लास का एक फैशन हो चुका है। तो कोचिंग क्लास लेना या नहीं लेना ये बच्चे के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखाऊँ जो रूपानी सर के पास भी हैं, जो बिना कोचिंग क्लास किए हुए बहुत अच्छे नंबरों से CA के कोर्स में पास हुए। मैं खुद ही उसका एक एग्जाम्पल हूँ। तो ये CA कोर्स 11वीं 12वीं में जब आप करेंगे तो उसके लिए आप CPT यानी कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट, जो आज के अभी तक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। उसके CPT क्लियर होने के बाद 9 महीने बाद आप CA IPC दे सकेंगे। एक बार IPCC आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए तो उसके बाद आपकी CA आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, और 6 महीने पहले, यानी टोटल 3 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड रहता है, उसके 6 महीने पहले CA फाइनल कोर्स आप कर सकते हैं। ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये अभी दिसंबर तक लागू है, कि दिसंबर के बाद इस प्रोसीजर को इंस्टीट्यूट ने चेंज करने वाली है, जिसका न्यू रेगुलेशन आ चुका है, जो मोरलेस सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना होने वाला है कि CA फाइनल आप 6 महीने पहले नहीं, आर्टिकल्स के बाद भी दे सकेंगे, यानी ड्यूरेशन कोर्स का बढ़ रहा है। अभी तक ये रेगुलेशंस आ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड दिसंबर में वो आ जाएंगे। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है, लेकिन ये 10वीं के बाद यूजुअली बच्चा चालू करना चाहिए। अगर बच्चा चाहे, उसे लगता है कि डिफ़िकल्ट है CA करना, डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि हाँ कि मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसके बाद कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शन चालू हो जाते हैं। एक बार उसने 12th कॉमर्स कर लिया तो सबसे पहला ऑप्शन चालू हो जाता है उसे, अगर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, और मैनेजमेंट में प्रैक्टिकली 3 ऑप्शन आ जाते हैं: मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और
सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, 4 मैनेजमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके लिए MMS कोर्स रहता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, लेकिन उसका पहला पायदान होता है BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, जो CHM में और RKT दोनों में अवेलेबल है। BMS ये BCom के बाद, 12th के बाद एक चॉइस हो जाती है बच्चे की कि BMS करे। जिसे लगता है कि मैं अकाउंट्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, तो BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक कोर्स और आ गया है, वो कर सकता है। और मैं कहूँगा इसके बाद ही बच्चों को जो CA नहीं कर सकते उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है, जिसमें आज CA लोगों को बहुत सारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। तो अगर BCom अकाउंटिंग फाइनेंस बच्चा किया हुआ रहेगा तो उससे वो बहुत असिस्टेंट CA को एक्सपीरियंस फ़ायदा मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आ गया है बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। आजकल बैंक्स और इंश्योरेंस की एक मैं कहूँगा बहुत सुपर मार्केट हो गया है। आप उल्लासनगर 3, उल्लासनगर 2 में आइए तो मैक्सिमम बैंक से मैक्सिमम इंश्योरेंस मिलेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर कॉर्पोरेटिव बैंक्स तक। तो इस बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक कोर्स आ गया है BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वो CHM में ही अवेलेबल है। और एक चौथा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट जिसे हम लोग कहते हैं, कमोडिटी मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक BCom फाइनेंशियल मार्केट कोर्स आ गया है। तो ये 4 कोर्सेज हैं 12th कॉमर्स के बाद, BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके अलावा मास मीडिया डॉक्यूमेंट्री के लिए BCom बैचलर इन मास मीडिया, ये एक कोर्स आ गया है। हाँ, लेकिन जो बच्चा CA कर रहा है मैं उसके लिए कहूँगा ये जो 5 कोर्सेज हैं वो नहीं करे, क्योंकि ये जो है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जो CA के साथ बच्चे को डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए ऑर्डिनरी BCom कोर्स रेगुलरली चालू है, जो एडेड डिवीजन में आता है, जो CHM में ही है और जिसका मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी हूँ। और एक चॉइस बहुत सारे बच्चों ने जो लेनी है कि BCom के 12 कॉमर्स के बाद जो CA नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा CS है, वैसे ही एक कोर्स है CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो डेडली होती है वो क्या होती है, या तो CA बने जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनको अकाउंटेंसी का स्ट्रॉन्ग बेस है, या CS और LLB, कंपनी सेक्रेटरी और LLB। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों में से, जो एक मैं कहूँगा कि एवरेज बच्चा भी इंटेलिजेंट बन सकता है जब उसको टैलेंट हो। और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि रूपानी जी को कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अकाउंटेंसी में होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। और मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए और फिगर वर्क में जो स्ट्रॉन्ग है उस बच्चे को 2 चीज़ आनी चाहिए, एक तो मैथ्स और दूसरा सिंधी लैंग्वेज। कि आज का सिंधी लैंग्वेज जो है बहुत लिखने में अरेबिक स्क्रिप्ट बहुत से जन नहीं जानते, और मुझे जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी यूज़ करनी होगी, अगर मैं अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखूँ तो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा उसने क्या लिखा हुआ है। तो ये एक फीचर वैकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं सिंधी लैंग्वेज में ही कहूँगा कि एक IAS ऑफिसर, आपने MPC की बात की, लेकिन IAS ऑफिसर के लिए अगर सिंधी कोई सब्जेक्ट चूज़ करे और सिंधी पढ़े तो उसको IAS में बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। हाल ही में लखनऊ में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसको डॉक्टर आहूजा से जानते हैं, जिसमें IAS ट्रेनिंग के बारे में बच्चों को दिया गया था। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या फंडेड बेसिस के ऊपर आपको देती हैं। उल्लासनगर में एक गहरा सागर है जिसमें आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। फंड्स एंड रिसोर्सेस आर नो कॉन्स्टेंट, इट शुड बी यू हु शुड टैप अप द टैलेंट। देयर आर नो ड्राउट कंडीशंस इन एजुकेशन लाइन इन उल्लासनगर। उल्लासनगर इज अ कंप्लीट एजुकेशनल टेम्पल। डॉक्टर, आपने CA के बारे में कहा, लेकिन हमें ये सुनाई देता है कि बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत डरते हैं CA से कि उसका रिजल्ट सिर्फ 3% आता है, 6% आता है, और उनका कॉन्फिडेंस पूरा शेक हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस हर एक बच्चे को होना चाहिए कि वो क्लियर कर सकेगा। और जैसे मैंने कहा उल्लासनगर में प्रैक्टिकली मेरे पास ऐसे 450 बच्चे हैं जो CA कर चुके हैं, जो थाना में हाईएस्ट रेंज है, एंड पीपल नो इट।
नहीं अगर बच्चा उल्लासनगर कर रहा है तो आज नहीं तो कल वो सीए बनेगा ही बनेगा। दैट्स व्हाट माय प्रेसिडेंट टोल्ड मी। तो दैट्स व्हाट द पोटेंशियल इज इन उल्लासनगर। ये 3% 4% रिजल्ट जो है वो एक भय है, एक फियर फैक्टर है। जैसे बाउंसर आएगा तो सिक्सर मारेगा नहीं मारेगा, लेकिन अगर धोनी होगा तो उसे स्वीप भी खेलना आता है। तो हमारे बच्चों में वो टैलेंट है कि वो सीए कोर्स क्लियर कर सके। खाली उसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो फिगर वर्क में स्ट्रांग हो। अगर फिगर वर्क में वो स्ट्रांग नहीं है और थोड़ा थिंकिंग पावर एबिलिटी नहीं है तो मैं उस बच्चों को कहूँगा कि पहले ही एंगल में कि वो फिर दूसरे कोर्स ऑप्शन कर लें। लेकिन कॉमर्स में बहुत सारे चॉइसेस हैं, उसे चॉइस की कमी नहीं है, सिर्फ उसे कहाँ ये नहीं लगना चाहिए मैं सीए नहीं बना। सीए नहीं बना तो एलएलबी भी बहुत स्ट्रांग है हमारे पास। हमारे पास बहुत सारे लॉयर्स हैं। हमारे श्री राम जेठमलानी सर हमारे सिंधी कौम के हैं जो आज नामी वकील हैं। तो देयर इज नो डाउट ऑफ स्किल, यू हैव टू अडॉप्ट विच स्किल यू वांट। मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जिन्होंने अभी HSC का एग्ज़ाम दिया है, डॉक्टर पिशोरी की पॉइंट नोट करें कि सीए बनना डिफ़िकल्ट नहीं है, मेहनत है और उल्लासनगर के बच्चों का नाम अच्छा है। सक्सेस रेट इन उल्लासनगर इज़ वेरी हाई। इट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर। दूसरा आपने कहा कि डेडली कॉम्बिनेशन, आपने एक टर्म यूज़ किया कंपनी सेक्रेटरी और एलएलबी। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि 12th के बाद आप सीधा लॉ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैडम संबिता बताएंगी। और एक मैं जनरल बात कहूँगा कि ये पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो उल्लासनगर में बच्चे हैं, खास करके लड़कियाँ, उनको पेरेंट्स पढ़ाई में कम भेजते हैं। उनको ये लगता है कि बॉम्बे में ही पढ़ाई होता है, उल्लासनगर में नहीं होता है, और हमारी बच्चियाँ बॉम्बे कैसे जाएंगी। लेकिन आज मेडिकल छोड़ के बाकी सब फैसिलिटीज़ उल्लासनगर में अवेलेबल है। CHM कॉलेज है, RKT कॉलेज है, उसके बाजू में बिरला कॉलेज है, सेवा सदन कॉलेज है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और अभी डिग्री कॉलेज भी आने वाला है इंजीनियरिंग में। तो ये पेरेंट्स ये नोट करें कि अपनी बच्चियों को कॉलेजेस में भेजें, उनको हायर एजुकेशन दें, तो बहुत अच्छा होगा उनके कैरियर के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संबिता मैडम को। एक मिनट रुकने। हमारे डॉक्टर पिशोरी जी ने 2 बातें अच्छी बताई। एक तो जब पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा सीए होने जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, प्राइवेट ट्यूशन दिलानी पड़ेगी। जो डॉक्टर साहब ने जो अच्छी बात बताई कि कोचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। अपने आप में बच्चे को यदि आत्मविश्वास है, एक बार उन्होंने एडमिशन लिया तो वो ज़रूर सीए बनेगा। दूसरी बात उन्होंने जो बताई पर्टिकुलरली हमारे सिंधी समुदाय के लिए IAS एग्ज़ाम्स के लिए सिंधी सब्जेक्ट जो है रखा गया है, उसमें 200 मार्क्स से ज़्यादा जो है सिंधी लैंग्वेज पे है। हमारे सिंधी स्टूडेंट्स यदि अपनी मातृभाषा पे ध्यान देंगे और इन 3 महीनों में भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, उनको देवनागरी लिपि आती हो, लेकिन अरेबिक भी थोड़ा सीखेंगे तो आगे चल के यदि उनकी आकांक्षा है कि मैं IAS बनूं तो ये समय जो है उसमें गुजार सकते हैं। मैं सर आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कोचिंग क्लास मैंने कहा था क्योंकि ई-लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया प्रैक्टिकली जितने भी मॉड्यूल्स हैं सब कंप्यूटर पे ई-लर्निंग पे अवेलेबल है, प्लस उनका स्टडी मटेरियल संपूर्ण है। कोई भी पेपर आप खोल के देखो क्लासेस से नहीं आएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल से अनिवार्य आएगा। और मैं ये बिफोर मैडम स्पीक्स मैं फिर से रिपीट करूँगा कि 11वीं 12वीं में मेरे साथ जो वाइस प्रिंसिपल सर बैठे वैरानी सर, वो एक बच्चे की क्षमता देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली स्ट्रांग है या थ्योरेटिकली स्ट्रांग है। अगर प्रैक्टिकली स्ट्रांग है तो हम उस बच्चे को रिकमेंड करेंगे सीए के लिए। अगर थियोरी बेस्ड स्ट्रांग है तो उसे मैं कहेंगे कि मैथ्स बच्चा निकल जा, तो एसपी में आ जा, तो उससे आपको सीएस और एलएलबी का ऑप्शन ओपन हो जाता है। या मैडम एक मिनट में दूसरी बात बोलना चाहूँगा। जो आपने बोला कि प्रैक्टिकल में स्ट्रांग है या थियरी में, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए हमारे यहाँ उल्लासनगर में कुछ फैसिलिटी नहीं है? बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहिए कि अगर देखिए 10वीं में मार्क्स में मालूम पड़ जाता है पहला बच्चे को कि मैथ्स उसका कैसे है। अगर मैथ्स उसका बहुत अच्छा है
तो ही विल डू गुड इन अकाउंट्स। लेकिन उसका अगर थियरी बेस, जैसे आपके सोशल स्टडीज़, आपके साइंस के सब्जेक्ट अच्छे जा रहे हैं, तो ही विल डू गुड इन थियरी बेस्ड। थियरी बेस्ड यानी एसपी, और तो उस बच्चे को हम फोर्स भी करें कि आप अकाउंट्स नहीं लेके आप मैथ्स नहीं लेके आप एसपी लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द यूजुअल थिंकिंग। नहीं तो एसपी हमें लगता है कि एवरेज बच्चा लेता है, ऐसा तो नहीं है। इट इज़ व्हाट बेस यू हैव गॉट। अगर जिसको मैथ्स अच्छा लगता है, जैसे मालूम है cos प्लस साइन इज इक्वल टू व्हाट, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और 40 + 70 शुड बी 110। दिस फिगर्स वन शुड गेट इजीली। मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि हमारे CHM कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में, जब बच्चा 10वीं से 11वीं में आता है तो हमारे एडेड सेक्शन में 7 डिवीज़न्स हैं, 120 बच्चे एक डिवीज़न में रहते हैं, 840 सीट्स रहती है 11वीं कॉमर्स के लिए। और जहाँ तक गवर्नमेंट के रूल्स और हमारे प्रोविजंस हैं, उस हिसाब से हमें 3 डिवीज़न मैथ्स के मिले हुए हैं, यानी 360 सीट मैथ्स के हैं, बाकी 5 डिवीज़न जो SP के हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई अगर मैं मैथ्स नहीं लिया तो मैं CA नहीं कर पाऊँगा, या मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मैं CA नहीं कर पाऊँगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि अगर उसने मैथ्स लिया 11th और 12th में तो उसको CA में थोड़ा एडवांटेज होता है, CPT में और दूसरे एग्जाम्स में, IPCC में। पर ये बिल्कुल कहीं बात नहीं है कि अगर उसने SP लिया तो वो CA नहीं कर सकता है। और जैसे कि किशोर सर ने कहा कि अगर वो SP में स्ट्रांग है तो उसे SP लेने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। और ये नहीं कि अगर उसने SP ले लिया तो कहीं रह जाएगा, उसका करियर वहीं पे पूरा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे किशोर सर ने कहा कि अगर उन्होंने SP लिया तो लॉ में जा सकता है, CS कर सकता है। और जो डेडली कॉम्बिनेशन की बात की वो बिल्कुल सही है कि आज के जगत में जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, सावरी जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो करोड़ों कमाते हैं। एक पर्टिकुलर हियरिंग के लिए वो 10-10, 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, सबको पता है। हमारे ही HSNC बोर्ड के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अनिल हरीश सर जी, वो खुद एक हियरिंग के लिए बहुत बड़ा चार्ज करते हैं और बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि SP और मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं है। जो और एक मैं इससे बहुत बिल्कुल सहमत हूँ रूपानी जी से कि हमारे शहर में, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पैनलिस्ट से और हमारे यहाँ के बड़े लोगों से कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाए कि बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम लोग SSC के बाद तैयार करें। ये बिल्कुल उनके बेनिफिशियल रहेगा। सही है ना? बहुत अच्छा वीरानी जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सविता मैडम को कि लॉ कोर्सेज के बारे में बताएं। वो हम बहुत क्यूरियस हैं सुनने के लिए, क्योंकि किशोर सर ने कुछ डेडली कॉम्बिनेशन बताया कि वो कैसे हो सकता है। सर बेसिकली आप लॉ की अगर बात करें तो 10th के बाद ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। लॉ कोर्स में आने के लिए आपको 12th पास करना होगा किसी भी फैकल्टी से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ कि आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए लॉ बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लॉ एक ऑप्शन हो जाता है, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप मैथ्स एंड अकाउंट्स अगर छोड़ दें, थ्योरी बेस अगर आप ले लें तो आपको ये फेदर ऑन द कैप हो जाता है लॉ लेना। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो लॉ एक नहीं है आपके लिए। लॉ भी, जैसे मैंने BSc केमिस्ट्री में किया है और फिर मैं लॉ के अंदर आई, तो मुझे आज ये पता चला इतने सालों के बाद कि मैं फोरेंसिक साइंस में काफ़ी कुछ कर सकती हूँ जो कि केमिस्ट्री बेस्ड, माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड है। सो बच्चों के लिए तीनों भी एवेन्यूज़ उन्होंने लिया है, फैकल्टी लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। लॉ तीनों के लिए ही वेलकम, तीनों को वेलकम करता है प्रिडोमिनेंटली उस बेसिस पे कि बच्चे का फोकस कहाँ पर है। मैं बार बार और हर बार यही कहती हूँ कि बच्चा जो चाहता है वो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त CA कर रहा है, मेरा बेटा फर्स्ट ईयर BCom में है HR कॉलेज में, पीयर प्रेशर में बच्चे रहते हैं कि सब कॉमर्स कर रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स करूँगा, या सब CA कर रहे हैं, CPT दे रहे हैं, मैं भी दूंगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर आपका फोकस किधर है, अगर आपको रीडिंग में का शौक है, आप जो है बोलना पसंद करते हैं, तो आपके लिए लॉ एक अच्छा एवेन्यू है। बिकॉज लॉ इज समथिंग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी किसी भी फैकल्टी के साथ जेल कर सकता है। लॉ लेके आप सेग्रीगेट नहीं होते, आप लॉ लेकर भी फार्मेसी में लॉयर्स की ज़रूरत है, आपके कॉमर्स में लॉयर्स की ज़रूरत है, आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो है टैक्सेशन करके टैक्स लॉयर्स हैं, हर जगह पे लॉ की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट 12th के बाद अब तक ये था कि बच्चे को अगर लॉ में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो पढ़ना पसंद करता है, बोलना पसंद करता है, रीडिंग पसंद है, उसे ही इज़ लाइक राम जेठमलानी जैसे बड़ी हस्तियों से फैसिनेटेड है और इस एवेन्यू में आना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो 12th के बाद में
प्रिडोमिनेटली अब तक ये था कि आप 45% मार्क लीजिए और आप अप्लाई कीजिए लॉ कोर्स में, या तो 12th के बाद 5 ईयर, या फिर अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप LLB के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं। मीन्स अगर आपने BA, BCom या BSc किया है तो आप सीधा LLB का कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 साल का है। उसके बाद आप जैसे सर ने कहा आप साथ ही में CS करिए, आप आपका से चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कीजिए एंड आप अपना एक आगे गोल सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं 12th के बच्चों को ये कहूँगी कि अगर आपने लॉ को एक करियर बोल के देखा है तो लॉ हमेशा सिर्फ कॉमर्स बेस्ड नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो एक एडेड एडवांटेज बच्चे को ज़रूर होता है। अब करना इसमें ये है कि आप जब लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, 5 साल आप लॉ पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जनरल लॉ ही प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको राइट फ्रॉम 5 ईयर के अंदर आपको लॉजिक, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऑफकोर्स अकाउंट्स नहीं होता है लॉ के अंदर, अकाउंट छोड़ के बाकी इकोनॉमिक्स और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग प्योर लीगल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आपको पढ़ने मिलते हैं। नतीजा ये कि जब तक बच्चा 3rd ईयर में आता है उसको ये समझ में आने लगता है कि मुझे अब मैं कॉमर्स से आया हूँ तो अब मुझे किस तरफ जाना है। अच्छा 3rd ईयर में आने के बाद बच्चे को समझ में आता है यार मैंने अगर CS कर लिया या मैं CA करूँ साथ साथ में ये करता हूँ तो मुझे इसके लिए आगे जो है मैं एक पर्टिकुलर दायरे में घुस सकता हूँ। अगर मान लीजिए CS और CA नहीं करता है वो, तब फिर वो क्या करता है। ऐसी सिचुएशन में और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उल्लासनगर में जितना मैंने देखा अपने 6 इयर्स करियर जो उल्लासनगर में मैं हूँ एज अ फुल टाइमर, मैंने नोट किया सिंधी बच्चे मैक्सिमम जो है 4th ईयर 5 ईयर के 4th ईयर लॉ में टैक्सेशन सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। उनके पास सिर्फ एक कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, शायद उन्हें CA ना भी बनना हो, लेकिन एक कॉमर्स बैकग्राउंड लेकर के उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने की ज़्यादा उनको लालसा है। मैक्सिमम लॉ पढ़ने वाले बच्चों को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है जहाँ पे CA, CS एवरीथिंग इज इन्वॉल्व एट द सेम टाइम। अब बच्चा ये लेकर के 3rd ईयर के बाद में टैक्सेशन सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करके एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट करके वो फाइनल ईयर लेकर के अब उसके बाद एवेन्यूज क्या हैं। आपने 5 साल लॉ पढ़ने के बाद आप नॉर्मल एक एडवोकेट बन सकते हैं जो कि कोर्ट हियरिंग में जा सकते हैं। आप हरीश साल्वे एंड इनकी बात कर रहे हैं, दे हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। फाइनल ईयर में आपको कोर्ट के प्रोसीजर्स पढ़ने पड़ेंगे, आप सारे डिफरेंट सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस करना ये बच्चे का सबसे पहला लक्ष्य होता है। मैंने ये नोट किया है जो सिंधी बच्चे हैं उन्हें कोर्ट में जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, या तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या CA में जाना चाहते हैं या CS में, बट प्रिडोमिनेंटली वो अपना खुद का बिजनेस प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा अपना हाथ उसके अंदर डालना चाहते हैं। अब करना ये है कि अगर आप LLB कर रहे हैं या 5 ईयर, अगर मैं 12वीं के बच्चों की बात करूँ तो आप 5 साल का लॉ कोर्स कीजिए और लॉ कोर्स करने के बाद या तो आप प्रैक्टिस में चले जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे CS करना है तो लॉ के साथ आप CS कीजिए, तो आप फिर एक क्लियर एवेन्यू के साथ चले जाते हैं। तीसरा आप CS करके या CA करके फिर लॉ कीजिए तो आपको एक सेपरेट एवेन्यू मिलता है। एक और चीज़ देखी गई है मेरे द्वारा उल्लासनगर में, आजकल बच्चे IAS UPSC के एग्जाम को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बताया कि सिंधी का एडवांटेज एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को बता पाऊंगी। मेरे ही कॉलेज में 3-4 ऐसे बच्चे हैं और कुछ एक आधा पास आउट बच्चे ऐसे जिन्होंने IAS के लिए तैयारी करके दे आर अपियरिंग। एक बच्चा तो ऑलमोस्ट निकल चुका है। IAS में लॉ का सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द हाईएस्ट सर्विस दैट यू कैन गिव टू द नेशन। तो यहाँ पर भी बच्चे जा रहे हैं और जो बच्चे लॉ ऑप्ट करके फिर जाते हैं उनके लिए एक नया एवेन्यू, नया आवाम खुल जाता है, उनका प्रेफरेंस बढ़ जाते हैं लॉ सब्जेक्ट को लेकर के। अच्छा, अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो ये भी एक पॉसिबल है कि जब आप 4थे साल में पहुंचते हैं 5 ईयर के, तो एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं सॉलिसिटर्स एग्जाम। तो जो बच्चा एडवोकेट नहीं बनना चाहता या CA नहीं बनना चाहता या CS नहीं करना चाहता, और उसके लिए एक सॉलिसिटरशिप का एग्जाम होता है जो बॉम्बे रजिस्टर सोसाइटी हाई कोर्ट एनेक्शियर बिल्डिंग है वहाँ पे है। जैसे आपका CA में आप आर्टिकलशिप साइन करते हैं, 4th ईयर में आने के बाद में बच्चा ये आर्टिकलशिप साइन करता है एक सॉलिसिटर फॉर्म के साथ में, पढ़ता रहता है, साथ में वो 3 साल तक ये सॉलिसिटर फॉर्म के साथ काम करता है, एग्जाम्स देता है। ऑफ कोर्स वो 100 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, लेकिन इट्स एज गुड एज व्हाट अ CA इज। द स्टेचर ऑफ अ CA इज इक्विवेलेंट टू इन लीगल प्रोफेशन व्हाट अ सॉलिसिटर इज। वो सॉलिसिटरशिप का एग्जाम देता है, साइमल्टेनियसली अपनी LLB भी करता है, फाइनल ईयर करता है, उसके बाद LLB की डिग्री आ जाती है, कोर्ट में अपीयरेंस दे सकता है और उसका सॉलिसिटर का एग्जाम पास करने के बाद वो एक सॉलिसिटर बन जाता है। बड़े बड़े जितने भी आप कॉर्पोरेट लॉयर्स देखेंगे, जो कंपनी लॉयर्स हैं, जो सॉलिसिटर्स हैं, आज तक ऐसा था कि अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए यू नीडेड टू बी लीगल फर्म खोलने के लिए
आपको एक सॉलिसिटर होना ज़रूरी था। आजकल वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को ये भी मिल रहा है, जिस बच्चे को पढ़ने में कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग सॉलिसिटर का एग्जाम दे रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं और साथ में एक सॉलिसिटर कहलाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी लीगल प्रोफेशन में जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील्ड है वो है सॉलिसिटर्स की। तो ये एक एवेन्यू है जो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, थियोरी में बहुत अच्छे हैं, वो नॉर्मल अपना 5 साल का लॉ कीजिए, उसके बाद में वो मास्टर्स में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं। लॉ में बहुत ज़्यादा लेवल पे रिसर्च की ज़रूरत पड़ रही है और बच्चे उसके अंदर जा रहे हैं, तो अपने मास्टर्स और डिसर्टेशन थीसिस के साथ कीजिए, लॉज में नए नए रिसर्च कीजिए। तो ये सारे एवेन्यूज आपको मिल जाते हैं जब आप 12th के बाद लॉ को लेते हैं। और मैं एक बात बहुत अच्छे से हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लॉ के लिए कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी फील्ड से उठ के जा सकते हैं। मैं साइंस फील्ड से गई, आज मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, थैंक गॉड मैं साइंस से आई। शायद मैं कॉमर्स से आती तो फोरेंसिक साइंस जैसे अनटच्ड सब्जेक्ट में कभी कुछ नहीं कर पाती। तो इस फील्ड में हर किसी के लिए, हर किसी का इनफैक्ट स्वागत किया जाता है कि भैया आप आ जाइए। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और वहाँ बच्चे का अपना शेयर विल पावर है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं इस लेवल से इस लेवल पे जाना चाहता हूँ, और फिर वो चूज करे और जाए। और सर एक आखिरी बात मैं बताना चाहूँगी, अब तक तो ये प्रक्रिया थी, लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, उन्होंने ये नोटिस किया कि जब MBBS जो है एंट्रेंस एग्जाम से होता है और आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस से होता है, तो लॉ भी तो एक प्रोफेशनल कोर्स है, लॉ क्यों नहीं होता है इसके अंदर? आप नोट करेंगे कि आपका MBBS और इंजीनियरिंग में एज बैरियर है, बहुत सारे बैरियर्स हैं। फिर बच्चा आएगा 12वीं के पास, 10वीं के बाद, बहुत नाप तोल कर आता है। लॉ एक इतना ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया है सर, आज आप कोई भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन प्लस जो लॉयर्स फील्ड में आ रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो इतना डिटीरियरेट हो चुका है कि गवर्नमेंट को ये स्टैंड लेना पड़ा कि चलो अब हम इसको प्रोफेशनल लेवल के कोर्स पे लेकर आते हैं। और इस साल से सर जून में 18 जून से CET एग्जाम शुरू हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है। यानी अब 12वीं का जो भी बच्चा लॉ में आना चाहता है उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह CET एग्जाम में बैठना होगा। वो एग्जाम पास करने के बाद में उसको अपने पसंद के, जैसे गिरे सर ने बोला, स्क्रीनिंग होती है, अपने पसंद के कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा। एंड वो हार्ड कोर जिस भी एस्पेक्ट में वो लॉयर बनना चाहता है, लॉ प्रोफेशन को करियर लेना चाहता है, ही कैन एंटर इनटू दैट। बच्चों, आपने देखा कि लॉ के बारे में मैडम ने कितना बताया, इतना बताया जितना हम सबको भी मालूम नहीं था ऑनेस्टली। तो ये था लॉ के बारे में। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रिंसिपल पाटिल सर को कि वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में बच्चों को बताएं आफ्टर SSC, आफ्टर HSC। तो इंजीनियरिंग में अगर जाना है, इंजीनियरिंग में फील्ड्स इतने हैं जो बहुत कॉमनली अगर आप देखेंगे तो हमको 5-6 ही पता रहते हैं। एक्चुअल महाराष्ट्र में 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं। हम लोगों को मोटा मोटी जो पता है, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मली इतने ही पता होते हैं। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल होता है। तो ऐसे हर एक में, जैसे कंस्ट्रक्शन है, सिविल में जाओगे तो कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल्स है, प्रोडक्शन है। तो 50 से ज़्यादा फील्ड्स है इंजीनियरिंग के। ये सब इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के वेबसाइट पे dt.org.in पे आपको सब मिल जाएगी। और अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। आप डायरेक्टली SSC के बाद जा सकते हो या HSC के बाद जा सकते हो। HSC के बाद मतलब 12वीं साइंस लेना पड़ेगा, 12th साइंस करना पड़ेगा। तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। और इंजीनियरिंग जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। नॉर्मली आपके BA, BCom, BSc ये जो कोर्सेस होते हैं 3 साल के होते हैं। BE जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो 4 साल का कोर्स होता है। तो 12वीं के बाद में, 12वीं साइंस के बाद में आप 4 साल कोर्स करते हो। तो टोटल आपको जो 10वीं के बाद में, 10th के बाद में टोटल 6 ईयर्स का आपको फॉर्मल एजुकेशन लगता है। सो 10 + 2 + 4 ऐसे कहा जाता है। और दूसरा जो रास्ता है वो है डिप्लोमा के बाद में। तो 10th के बाद में इमीडिएटली आपको एडमिशन लेना है डिप्लोमा में, तो उसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहते हैं। तो एक बार अपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो वो 3 साल का कोर्स होता है। तो 10वीं के बाद में आपको 3 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया डिप्लोमा का। उसके बाद में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में मिलने के बाद में 3 साल आपको इंजीनियरिंग के करने हैं। सो टोटल आपको
16 साल ही लगने वाले, 10 + 3 + 3। सो आपके पास दो ऑप्शन है, ये तो 10 + 2 दैट इज द 12th साइंस + 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, और 10 + 3 years डिप्लोमा प्लस 3 साल इंजीनियरिंग के, ऐसे टोटल 16 साल। सो 10 + 2 + 4, 10 + 3 + 3, ऐसे दोनों रास्ते आपके पास। अब कौन सा रास्ता चूज करना है आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप 12th साइंस करते हैं तो आपको CET कंपलसरी है, आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, और हर साल ऑलमोस्ट आप देख रहे, अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो आपने देखा रहेगा कि हर साल उसकी पॉलिसी चेंज होती है। कभी 12th के 50% मार्क पकड़ेंगे, 50% वेटेज आपको दिया जाएगा एंट्रेंस को, कहीं पे बोलते हैं 100% वेटेज दिया जाएगा एंट्रेंस को, कभी बोलते हैं कि आपको सिर्फ 12th का 75% मार्क्स होने चाहिए, वो दैट विल बी द कॉलेज, देन आपका जो भी मार्क्स आएगा। ये हर साल चेंज होते रहता है, तो एक वो अनसर्टेनिटी रहती है कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो वो 12th के बाद में आपको देखना है कि आपको वो एग्जामिनेशन आपको देनी है। और उसके बाद दूसरा है, जब आप डिप्लोमा के बाद जाते हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है और वहाँ पे आपको कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देनी नहीं है, तो वो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा मेन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आप क्या पढ़ रहे हो, आपको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जब आप 12th साइंस करते हो तो 2 साल तक, 4 सेमेस्टर तक आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन 4 सेमेस्टर आप पूरे साइंस पढ़ रहे हो। जब आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से आपको मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो साइंस के होते हैं। तो 5 सेमेस्टर आप सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसके बाद में आप इंजीनियरिंग पढ़ना चालू करते हो। उसके अगेंस्ट में अगर आप डिप्लोमा की बात करेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस सब्जेक्ट रहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपके सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट आप 4 सेमेस्टर में से 3 सेमेस्टर आप ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हो इंजीनियरिंग के, अगर आप डिप्लोमा के थ्रू जा रहे हो। तो ऑब्वियसली 12th के बाद जाने के बाद में आप भी इंजीनियर बनोगे और इधर डिप्लोमा वाला भी इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो डिप्लोमा से जो बच्चा जाता है उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसकी वजह से नॉर्मली पीपल जिनको ये डिसाइड किया है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो वो डिप्लोमा के थ्रू जाते हैं। आपको एक दूसरा डिफरेंस है कि आप 10th के बाद में जाए या 12th के बाद में, अगर आपने डिसाइड कर लिया इंजीनियर बनना है और कौन सा इंजीनियर बनना है, वो अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कंप्यूटर्स में इंजीनियर बनना है या IT में इंजीनियरिंग करनी है या इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी है, तो आप डिप्लोमा वही एडमिशन ले लीजिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद में आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे, वो फील्ड तैयार हो जाए। लेकिन आपने अगर डिसाइड नहीं किया है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या कुछ और करना है या कौन सा इंजीनियर बनना है, वो आपने डिसाइड नहीं किया है, तो ऐसे केस में आपको 12th के बाद जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया तो 10th के बाद का ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट है। एक डिसएडवांटेज डिप्लोमा का ये है कि अगर आपको इंडिया की हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है जिसे IITs कहते हैं, IIT में जाने के लिए आपको डिप्लोमा के बाद में कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप नहीं जा सकते, आपको IIT में फर्स्ट ईयर में ही जाना पड़ता है। तो आप वहाँ पे 1 साल वेस्ट करते हो और जो एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है वो 12th साइंस वाले बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपको साइंस के रहते हैं जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो। तो अगर आपको IIT में नहीं जाना है और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा इंजीनियर बनना है, तो आप डिप्लोमा के बाद ही जाने आपके लिए बेटर रहेगा।